हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ सुहेल बायोलॉजी क्लासेस फॉर नीट। इसमें आपको 11th-12th में भी हेल्प मिलेगी और नीट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। इससे पहले की क्लास में मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है 7895073474। सेशन के बाद किसी भी डाउट के लिए या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले, जैसे हमने मेल में बात की थी कि दो तरह के हम ऑर्गन्स को, सेक्स ऑर्गन्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहते हैं जिसमें गैमेट्स बनते हैं, और फीमेल गैमेट होता है ओवम, और ओवम बनता है ओवरी में। तो याद रखिएगा कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो कॉइटस में हेल्प करते हैं। फीमेल में यदि हम बात करें तो वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये हमें डिटेल में इसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं वल्वा। एक टर्म आता है वल्वा। ये क्या होता है? वल्वा उस पार्ट को कहते हैं जो हमें एक्सटर्नल जेनाइटल्स जहाँ दिखाई देते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं वल्वा। What is seen in the pelvic region of a female is called vulva। ये पेरिनियल एरिया के जस्ट ऊपर होता है और इसमें फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल उन्हें कहते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, जबकि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरी आपको बाहर से दिखाई नहीं देते। तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स में जो भी पार्ट आते हैं वो वल्वा के अंतर्गत आते हैं, और इसमें आते हैं सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, दूसरा लेबिया मेजोरा। यहीं पे याद रखिएगा कि लेबिया मेजोरा मेल के किस पार्ट के इक्विवेलेंट होता है? स्क्रॉटम के। स्क्रॉटम के। दूसरा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा मेल के होमोलोगस होता है पेनाइल स्किन के। पेनाइल स्किन, स्किन ऑफ पेनिस। अगला है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, द एरिया बिटवीन लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। चौथा वल्वा में आपको दिखाई देता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस होमोलोगस होता है मेल पेनिस के। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि लेबिया मेजोरा स्क्रॉटम के होमोलोगस होता है और क्लाइटोरिस पेनिस के होमोलोगस होता है। उसके बाद वल्वा में ही आपको दिखाई देता है यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइना एंड हाइमेन, और साथ में बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड। तो फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ओवरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। लेकिन वट एवर वी सी इन द pelvic region of a female, that is external genitals, that comes under the vulva, और इसमें आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, क्लैटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइना, हाइमेन एंड बार्थोलिन ग्लैंड। इसमें जो आपको याद रखना है कि लेबिया मेजोरा स्क्रॉटम के होमोलोगस होती है, जबकि लेबिया माइनोरा पेनाइल स्किन के, और क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल पेनिस ऑफ मेल के होमोलोगस होता है। ठीक है। एक क्विक रिव्यू यदि हम देखें तो ये मैं फीमेल्स के एक्सटर्नल जेनाइटल्स बना रहा हूँ। सबसे नीचे ये होती है एनल ओपनिंग, जिसे हम कहते हैं एनस। एनस होती है रेक्टम की ओपनिंग को कहते हैं। यहाँ पर है आपका वल्वा। ये जो पार्ट आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं वल्वा। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस होता है, जिस पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं। इसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट की वजह से ये काफ़ी रेज्ड दिखाई देता है, और इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस।
इसके नीचे ये एक ओपनिंग है जो कि लेबिया मेजोरा से कवर्ड होती है। इसके सबसे ऊपर आपको दिखाई देता है क्लाइटोरस। क्लाइटोरस मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है। उसके जस्ट नीचे एक ओपनिंग होती है जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रा। और इसके नीचे एक ओपनिंग होती है वजाइनल ओपनिंग, वजाइना। और वजाइना पर जो यंग गर्ल्स होती हैं उस पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं हाइमेन। और वजाइना के दोनों साइड में दो पतले पतले छोटे से ग्लैंड्स होते हैं जिनको कहते हैं हम बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड्स। इनको अभी आगे पढ़ेंगे। बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल्स में पाए जाते हैं और ये मेल के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के होमोलोगस होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम ले रहे हैं वजाइना। इससे पहले मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू बना के दिखा देता हूं ताकि आपको चीज़ें याद रहें कहाँ क्या चीज़ है। सबसे पहले ये है फैलोपियन ट्यूब जो कि दो होती हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। ये है यूट्रस जिसे वॉम भी कहते हैं, हिंदी में गर्भाशय। और ये है वजाइना। तो दिस इज़ वजाइना। वजाइना में यूट्रस की जो ओपनिंग खुलती है उसको कहते हैं सर्विक्स, सर्विक्स। ये है यूट्रस जिसे वॉम भी कहते हैं। ये है फैलोपियन ट्यूब्स जिन्हें ओविडक्ट या सैल्पेंक्स या यूट्राइन ट्यूब्स कहते हैं। इसके लास्ट में ये जो फिंगर नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया। और यहाँ पर दो ओवरी होती हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ये है ओवरी। तो ये पूरा का पूरा फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर है। इसको अब हम डिटेल में लेंगे और सबसे पहले हम ले रहे हैं वजाइना। याद रखिए वजाइना कोलैप्सिबल होती है, हाईली डिस्टेंसिबल होती है और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और सर्विक्स इसमें खुलता है, यूट्रस का जो सर्विक्स है इसमें खुलता है। और वजाइना की लेंथ होती है 7 से 10 सेंटीमीटर। और ये ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होती है। वजाइना जो लाई करती है ब्लैडर और रेक्टम के, देखिए वो किस तरह से, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ये फीमेल यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है आपको पता है, और ये जो बाहर खुलता है इसे यूरेथ्रल मीएचएस या यूरेथ्रल ओरिफाइस कहते हैं। ये है हमारा ब्लैडर। यहाँ पर ये वजाइना, और वजाइना आगे चली होती है यूट्रस से। आगे जाके यूट्रस इस तरीके से टर्न होता है, आगे की ओर मुड़ा होता है। इस कंडीशन को कहते हैं एंटीवर्टेड यूट्रस। क्या कहते हैं? एंटीवर्टेड यूट्रस। और ये वजाइनल ओरिफाइस है। और पीछे सबसे पीछे ओपनिंग होती है रेक्टम की जो कि एनल ओपनिंग है। तो ये है यूरेथ्रा की ओपनिंग, ये है वजाइना की ओपनिंग, और ये है एनस दैट इज़ रेक्टम की ओपनिंग। तो वजाइना जो है ये एक मस्कुलर ट्यूब है, हाईली डिस्टेंसिबल है, कोलैप्सिबल है और सर्विक्स में खुलती है, यूट्रस से जुड़ी होती है और ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होती है। याद रखिएगा ये ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होती है और वेस्टिब्यूल ऑफ वल्वा में खुलती है। रेक्टम और वजाइना या यूट्रस, रेक्टम और यूट्रस के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पर एक पेरिटोनियम पास होती है और इस पाउच को, इस स्पेस को कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। इस स्पेस को कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। याद रखिएगा फीमेल्स में PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या पेल्विस का इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है और पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है जिसको हम अल्ट्रासाउंड की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। और यदि पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड मिलता है तो ये PID या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का साइन है। ठीक है, उसके बाद वजाइना की जो इनर लेयर होती है वो म्यूकोसल होती है, म्यूकोसा होती है और हाईली फोल्डेड होती है। यानी वजाइना की जो इंटरनल लाइनिंग है वो स्मूथ नहीं है, हाईली फोल्डेड होती है। और
इसकी एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम होती है। कैसे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा गया है नीट में कि वजाइना में कितने ग्लैंड्स होते हैं। तो याद रखिए, में वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होता, वजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं होता। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वजाइना वेट कैसे होती है, वहाँ पर जो सिक्रीशंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो याद रखिएगा कि वजाइना में जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो या तो यूट्रस से होते हैं या सर्वाइकल कैनाल से होते हैं। तो वजाइना इज़ वेट ड्यू टू सिक्रीशंस ऑफ आइदर सर्विक्स और यूट्रस। वजाइना में बैक्टीरिया मिलता है, नेचुरली बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया वजाइना में नेचुरली मिलता है, जो एपिथीलियम में पाई जाने वाली ग्लाइकोजन को फर्मेंट करता है और एसिड बनाता है। यानी वजाइना का नेचुरल मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम वजाइना के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वजाइना को एक्सटर्नल इन्फेक्शन से बचाता है। यंग गर्ल्स में वजाइना के ऊपर एक कवरिंग होती है जो उसे पार्टली कवर करती है, जिसे हाइमेन कहते हैं। और सेक्सुअल इंटरकोर्स या स्पोर्ट्स के दौरान, हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग के दौरान भी हाइमेन रप्चर हो सकती है। इसलिए हाइमेन का होना या ना होना वर्जिनिटी का कोई रिलायबल साइन नहीं होता। फॉर्मिंग ऑफ न्यू हाइमेन बाय द सर्जरी इज़ कॉल्ड हाइमेनोप्लास्टी। यदि हम हाइमेन की रिपेयर करा रहे हैं सर्जिकल मेथड से तो उसे हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं यूट्रस। यूट्रस, याद रखिए यूट्रस को हिंदी में गर्भाशय और लेमन की लैंग्वेज में वॉम्ब भी कहते हैं। यूट्रस एक पियर शेप्ड, मैं इसमें यहाँ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये है हमारा यूट्रस। यूट्रस एक पियर शेप्ड नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है, थिक वॉल होता है और इसको लेटरल साइड में बांध के रखने का जो काम करता है वो एक पेरिटोनियल फोल्ड करता है जिसे कहते हैं मीजोवेरियम। यहाँ पर एक पेरिटोनियम इसको लेटरल पेल्विक वॉल या एब्डोमिनल वॉल से बांध के रखती है और इस पेरिटोनियम को जो इसे बांध के रखती है उसे हम कहते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम, इसकी कैविटी को कहते हैं यूट्राइन कैविटी और इसका साइज़ होता है 7 गुणा 5 गुणा 3, 7 × 5 × 3 सेंटीमीटर। यानी ये 7 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 फंडस, नंबर 2 बॉडी और नंबर 3 सर्विक्स। फंडस, ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब एक राइट में होती है एक लेफ्ट में, और फैलोपियन ट्यूब के ऊपर का जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, फैलोपियन ट्यूब जिस लेवल पे जुड़ती हैं उसके ऊपर के पार्ट को कहते हैं फंडस। वजाइना में जो ओपनिंग खुलती है उसको कहते हैं सर्विक्स और इसके बीच का, फंडस और सर्विक्स के बीच का ये वाला पार्ट कहलाता है बॉडी ऑफ यूट्रस और इसकी कैविटी कहलाती है यूट्राइन कैविटी। द पार्ट ऑफ यूट्रस अबव द लेवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड फंडस और फंडस और सर्विक्स के बीच का पार्ट कहलाता है बॉडी और सर्विक्स खुलता है वजाइना में। सर्विक्स एक स्मॉल ट्यूब के शेप में होता है और इसकी 2 ओपनिंग होती हैं। अंदर की तरफ ओपनिंग को कहते हैं इंटरनल ऑस और बाहर की तरफ ओपनिंग को कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। इसका मतलब सर्विक्स जो वजाइना में खुलता है उस ओपनिंग को हम कहेंगे क्या? एक्सटर्नल ऑस। याद रखिएगा कि यूट्रस पर 3 लेयर्स होती हैं, या यूट्रस को यदि हम काट के देखें तो उसमें अंदर 3 लेयर है। सबसे बाहर जो लेयर है वो कहलाती है पेरीमेट्रियम। चलिए इसको यहाँ बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस पे 3 लेयर हैं। सबसे बाहर जो है वो है पेरीमेट्रियम। अंदर इसकी जो मसल है, यानी जो सबसे बल्क है, सबसे मोटी लेयर है,
वो है मायोमेट्रियम, जो इसका मस्कुलर पार्ट है, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर हाईली वास्कुलर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में शेड ऑफ होती है। ये हाईली वास्कुलर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो मेंसेस होता है, ब्लीडिंग होती है, वो इसी लेयर की वजह से होती है और इस लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूट्रस की सबसे ज़्यादा वास्कुलर लेयर का नाम एंडोमेट्रियम और मस्कुलर लेयर का नाम मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज मोस्ट वास्कुलर एंड इट इज शेड ऑफ इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूट्रस के यदि आपसे कोई फंक्शन पूछे कि यूट्रस क्या क्या काम करता है, सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन, अभी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा इम्प्लांटेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट आके यूट्रस में जम जाती है और अगले 9 महीने तक वहीं पर बच्चे का विकास होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तीसरा लेबर, जब कंप्लीट प्रेगनेंसी होने को होती है तो यूट्रस में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, जिसे हम कहते हैं लेबर। और लास्ट है पार्चुरेशन। वजाइनल बर्थ के प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। द बर्थ ऑफ अ बेबी ड्यूरिंग द बर्थ कैनाल वाया द बर्थ कैनाल इज कॉल्ड पार्चुरेशन। अब बर्थ कैनाल में क्या क्या आता है? यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। नेक्स्ट, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स। याद रखिए, फैलोपियन ट्यूब की हम बात कर रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब को सैल्पिंक्स, यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। यहाँ पर ये यूट्रस था, ये सर्विक्स, ये वजाइना, और ये मैं फैलोपियन ट्यूब बना रहा हूँ। ये फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। फैलोपियन ट्यूब 2 होती हैं। पहली बात तो 2 होती हैं नंबर में, एक राइट और एक लेफ्ट। इनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं ये फैलोपियन ट्यूब्स, और इन्हें यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट भी कहते हैं। इनकी इनर लाइनिंग जो होती है सीलिएटेड होती है, सीलिया होते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से मोशन करके एग को यूट्रस की तरफ धकेलते हैं। और इसके 3 पार्ट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला इस्थमस, दूसरा एम्पुला और तीसरा इनफंडिबुलम। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन्हें क्या कहते हैं? पहले बात कर चुके हैं, फिम्ब्रिया। तो यूट्रस से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है, यानी यूट्रस के सबसे पास जो होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं इस्थमस। जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है, सबसे ब्रॉड पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एम्पुला। और लास्ट पार्ट को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम यहाँ पर होती है ओवरी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यूट्रस के सबसे पास वाला पार्ट इस्थमस, सबसे ब्रॉड पार्ट एम्पुला, और सबसे लास्ट पार्ट जो ओवरी के पास होता है इनफंडिबुलम। और फिम्ब्रिया भी किसका एक्सटेंशन होता है फिंगर लाइक? इनफंडिबुलम का। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ से स्पर्म्स आते हैं ये, और यहाँ से एग आता है। तो यहाँ पर आके, इस जगह पर आके एग और स्पर्म मिलते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैमल्स में या ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के काम क्या क्या हो गए? फंक्शंस: टू रिसीव द ओवम, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसको ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना, और ताकि वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सके। याद रखिएगा, इंडिया में फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण होता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो यदि फैलोपियन ट्यूब की टीबी हो जाए तो इसमें सूजन आ जाती है, इसका ये जो ल्यूमेन है, इसकी जो ल्यूमेन है ये बंद हो जाता है और एग नहीं जा पाता। जब एग नहीं जा पाएगा तो स्पर्म भले ही वहाँ पर हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा।
अब हमारी ट्यूब्स पेटेंट हैं या नहीं, पेटेंट का मतलब खुली हुई हैं या नहीं, इसको हम एक मेथड से पता करते हैं और उस मेथड का नाम होता है हिस्टेरोसैल्पिंजोग्राफी। हिस्टेरोसैल्पिंजोग्राफी हिस्टेरोसैल्पिंजोग्राफी में क्या होता है, हिस्टेरोसैल्पिंजोग्राफी में ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, और आप वजाइना से होते हुए सर्विक्स के द्वारा एक डाई डालते हैं। यदि ये पेटेंट है दोनों साइड की ट्यूब, तो डाई आपकी यहाँ से एब्डोमेन कैविटी में आ जाएगी और आप उसको एक्सरे से डिटेक्ट कर सकते हैं कि यदि डाई इस साइड और इस साइड दोनों तरफ आ गई है तो हम कह सकते हैं कि दोनों फैलोपियन ट्यूब पेटेंट हैं। जिस साइड में डाई नहीं पहुँच पाती एब्डोमेन में, हम कह सकते हैं कि वहाँ की फैलोपियन ट्यूब पेटेंट नहीं है या उसमें कोई ना कोई रुकावट है। नेक्स्ट, ओवरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फीमेल्स का ओवरी। ओवरी इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन जो फीमेल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार है उसे ओवरी ही सिक्रीट करती हैं। उसके लिए 2 ओवरी होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ये फैलोपियन ट्यूब, फिम्ब्रिया, ये यूट्रस, ये वजाइना, सर्विक्स, यहाँ पर ओवरी होती है। ये छोटी सी होती है, बादाम के आकार की। मीजोवेरियम यूट्रस और ओवरी दोनों को लेटरल एब्डोमिनल वॉल से जोड़ती है। तो ये जो है, ये तो है मीजोवेरियम, हम इसको पहले भी बात कर चुके हैं। मीजोवेरियम जो इसको भी बांध रही है, और यूट्रस से इसको बांधे रखने का काम एक लिगामेंट करता है जिसे हम ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ये है हमारा ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। तो ओवरी को बांधे रखने के लिए 2 लिगामेंट्स होते हैं, मीजोवेरियम जो लेटरल एब्डोमिनल वॉल से ओवरी को बांधता है, और यूट्रस से बांधने वाले लिगामेंट को कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ये बादाम के साइज़ की होती है, आलमंड शेप्ड होती है, इसकी लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, ये फ्लैट होती है, और इसका एडल्ट फीमेल में वज़न होता है एक ओवरी का लगभग 15 ग्राम, और इसके अंदर एक सिंगल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथीलियम। तो ये ओवरी है 15 ग्राम की, जो कि एक बादाम के आकार की है, और इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है किसने? पेरिटोनियम ने, और इसको लेटरल एब्डोमिनल वॉल से जोड़ती है जिसे हम कहते हैं क्या? मीजोवेरियम। ये है मीजोवेरियम। मीजोवेरियम एक्चुअली पेरिटोनियम की ही एक्सटेंशन है। तो सबसे पहली कवरिंग हो गई पेरिटोनियम, दूसरी कवरिंग हो गई जर्मिनल एपिथीलियम, और जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर एक और कवरिंग होती है ये, जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ओवरी मेल के टेस्टिस के होमोलोगस होती है। ओवरी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक बाहर का पार्ट और एक अंदर का पार्ट। तो बाहर का ये जो पार्ट है ओवरी का आउटर पार्ट, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर का ये जो पार्ट है इसको कहते हैं मेडुला। अब ये है ओवरी और ये है अंदर का पार्ट मेडुला, और बाहर का ये है कॉर्टेक्स। ओवरी का मेन काम होता है ओव्यूलेशन, एग को रिलीज़ करना। एग डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं, बाकी हम डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे oogenesis में वहाँ बात करेंगे, लेकिन 3-4 स्टेजेस में एग मिलते हैं। जो सबसे प्राइमरी स्टेज होती है, जो सबसे पहली स्टेज होती है एग की, वो होती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। जब उससे थोड़ा मैच्योर होती है तो उसे कहते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल से थोड़ा और मैच्योर होता है तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से जब और मैच्योर होता है तो उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। यानी जो ओवरी में फॉलिकल्स होती हैं उनकी ये 4 स्टेजेस होती हैं। जो सबसे प्रिमिटिव स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है, वो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, और सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल।
और याद रखिएगा ग्राफियन फॉलिकल ही मैच्योर होकर रप्चर होती है, तभी एग रिलीज होता है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। यहाँ पर मीजोवेरियम थी और इसी जगह से आर्टरीज और वेन्स एंटर करती हैं ओवरी में, और इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। तो याद रखिएगा हाइलम वो पॉइंट होता है जहाँ से आर्टरी ओवरी में एंटर करती हैं और वेन्स बाहर निकलती हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, गौर किया होगा कि मेडुला में कुछ भी नहीं होता, ओवरी के कॉर्टेक्स में ही सारे के सारे फॉलिकल्स मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर होता है, मोस्ट अबंडेंट होते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, सबसे कम नंबर होता है जो सबसे मैच्योर होते हैं ग्राफियन फॉलिकल का। और हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। मैच्योर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रप्चर एक ही ग्राफियन फॉलिकल होता है, और उसके रप्चर होने से रिलीज होता है एग। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ कि हमारे यहाँ पर 2 ओवरीज होती हैं, फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में, और जो ओव्यूलेशन होता है वो अल्टरनेट ओवरी से होता है। मतलब एक महीने यदि राइट साइड से एग आया है तो दूसरी साइड से अगले महीने आएगा। हर महीने दोनों ओवरी एग्स शेड नहीं करती, एग रिलीज नहीं करती, अल्टरनेट शेडिंग होती है। यानी एक महीने यदि लेफ्ट साइड से एग आया है तो दूसरे महीने राइट साइड से आएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ओवरी एक साल में कितने एग रिलीज़ करती है। आपको पता है एक महीने में एक ही एग रिलीज़ होता है, लेकिन अल्टरनेट होता है। तो एक ओवरी एक साल में कितने एग रिलीज़ करेगी? 6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओवरी के बारे में एक बार जल्दी से देख लीजिए, सुन लीजिए कि ये आलमंड शेप्ड होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, फ्लैट है। एडल्ट फीमेल में इसका वेट होता है 15 ग्राम। इस पर सिंगल लेयर्ड होती है जर्मिनल एपिथेलियम की, बाहर पेरिटोनियम और अंदर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके 2 भाग होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। ओवेरियन फॉलिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग स्टेजेस में होते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। जिस पॉइंट से आर्टरीज और वेन्स एंटर करती हैं उसे हाइलम कहते हैं। और कॉर्टेक्स में ही अलग अलग स्टेजेस की ओवेरियन फॉलिकल होती हैं, जिसमें से मोस्ट अबंडेंट होती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, और फुली डेवलप्ड जो होती है वो होती है ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल ही रप्चर करके एग को रिलीज करती है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं, और ये शेडिंग अल्टरनेट होती है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल को यदि हम देखें, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल में सिर्फ oogenesis जब हम पढ़ेंगे तो oogenesis में हम पढ़ेंगे कि एग की सबसे पहली स्टेज होती है ओगोनियम। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल में ओगोनियम होता है, ओगोनियम, और इसके चारों तरफ ये जो सेल होती हैं ये स्पिंडल शेप की होती हैं, इनको कहते हैं स्पिंडल शेप। तो याद रखिए स्पिंडल शेप सेल्स या स्पिंडल सेल्स और ओगोनियम सिर्फ और सिर्फ ये स्टेज है, तो ऐसी फॉलिकल को हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। उसके बाद आता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में ओगोनियम प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी ओसाइट, और स्पिंडल शेप्ड जो सेल्स हैं, स्पिंडल की जरा जो शेप होती है ये होती है स्पिंडल शेप, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इस कंडीशन में इसको कहने लगते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल। ये है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में स्पिंडल शेप सेल किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं? क्यूबॉइडल में, और ओगोनियम कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी ओसाइट में, प्राइमरी ओसाइट में। उसके बाद आता है सेकेंडरी ओसाइट या सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी ओसाइट oogenesis की दूसरी स्टेज में पहुंचकर बदल गया सेकेंडरी ओसाइट में, और आपकी ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी ये कन्वर्ट हो गई मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा में, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। इन सेल्स को अब हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इस वक्त फर्म हो जाती है, एक लेयर बना लेती है जिसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। याद रखिएगा कि जोना पेल्यूसिडा एक ए सेलुलर लेयर है।
इसमें कोई सेल नहीं होती, ए सेलुलर लेयर है और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड के जमा होने से बनती है। तो अलग अलग स्टेजेस हमने देखी कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल में स्पिंडल सेल्स होती हैं, ओगोनियम होता है, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट और क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, और सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट होता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, और जोना पेलुसिडा डेवलप हो जाती है जो कि ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सेल नहीं होती, लेकिन ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के कलेक्शन से बनती है। ठीक है, और अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपका सेकेंडरी ओसाइट जो था वो किस में बन चुका था? ये है सेकेंडरी ओसाइट, दिस इज सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, और ये भी बन चुकी थी इसके बाहर। सेकेंडरी ओसाइट को जो कवर करती है ए सेलुलर लेयर, उसे क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा। इसके बाहर जो ग्रेनुलोसा सेल थी वो रेडिएशन मतलब रेडिएट करती हुई लग जाती हैं, रेडियल लग जाती हैं, और इस वक्त इनको हम कहने लगते हैं कोरोना रेडिएटा। इस वक्त हम इस लेयर को कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और ये ग्राफियन फॉलिकल की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और बेसमेंट मेम्ब्रेन को कवर करती हुई मल्टी लेयर्ड सेल्स डेवलप हो जाती हैं। इनको कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। इन सेल्स को कहते हैं दिस इज मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि फीमेल कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए जो फीमेल हार्मोन रिलीज होता है वो ग्राफियन फॉलिकल के मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से ही होता है, जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। नेचुरल एस्ट्रोजन 3 प्रकार का होता है। एस्ट्रेडियोल, जो कि मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होती है एस्ट्रेडियोल। दूसरा है एस्टिरॉन और एस्ट्रियोल, ये वीकेस्ट फॉर्म है। आपको यही याद रखना है, एस्ट्रेडियोल। ठीक है, और इसको आपस में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक पेडंकल डेवलप कर जाता है, जिसको कहते हैं क्यूमुलस ओफोरिकस। क्यूमुलस ओफोरिकस या जर्म हिल, इसको कहते हैं जर्म हिल। और इस कैविटी को कहते हैं एंट्रम, और इसमें जो लिक्विड भरा होता है उसे एंट्रल फ्लूइड या लिकर फॉलिकुलाई कहते हैं। तो ये है आपकी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसके चारों तरफ बाहर जो इसके बेसमेंट में लेयर के बाहर जो होता है उसे कहते हैं थीकल लेयर, और थीकल लेयर में भी 2 लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। बाहर वाली लेयर जो होती है वो फाइब्रस हो जाती है, फाइबर की बन जाती है, जिसको हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली लेयर वास्कुलर लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं थीका इंटरना। यहाँ पे थीका इंटरना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीका इंटरना एंड्रोजन सिक्रीट करती है, और आपको पता है एंड्रोजन होता है मेल हार्मोन्स। इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछे क्या फीमेल्स में मेल हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं, तो यस होते हैं, लेकिन उनमें टेस्टेस तो होता नहीं, फिर कहाँ से होते हैं? थीका इंटरना से। तो थीका इंटरना पर LH काम करता है, और थीका इंटरना बनाती हैं एंड्रोजन। लेकिन क्योंकि फीमेल्स में एंड्रोजन का कोई रोल नहीं है, तो ये एंड्रोजन पहुंचते हैं ग्रेनुलोसा सेल में, और ग्रेनुलोसा सेल उनको अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देती हैं एस्ट्रोजन में। तो ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है, जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो पूछी जाती है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ग्राफियन फॉलिकल के कैविटी को क्या कहते हैं? एंट्रम। एंट्रम में क्या भरा होता है? फ्लूइड। फ्लूइड को क्या कहते हैं? एंट्रल फ्लूइड या
लिकर फॉलिकुलाई। जोना पेलुसिडा में कौन सी सेल होती है? कोई सेल नहीं होती, ठीक है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। ग्राफियन फॉलिकल में जो एग होता है वो किस स्टेज में होता है? सेकेंडरी ओसाइट। मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन सिक्रीट करना। मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा और कोरोना रेडिएटा को कौन जोड़ता है? क्यूमुलस ओफोरिकस या जर्म हिल। और थीका एक्सटर्ना फाइब्रस होती है, जबकि थीका इंटरना वास्कुलर होती है, और थीका इंटरना सिक्रीट करती है एंड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कई क्वेश्चन आते हैं। हर महीने एक ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होकर रप्चर करती है, फटती है और सेकेंडरी ओसाइट निकल जाती है, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। तो पहला क्वेश्चन कि सेकेंडरी ओव्यूलेशन में जो रिलीज होता है वो क्या होता है? मैच्योर एग या सेकेंडरी ओसाइट? वो होता है सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। अल्टरनेट रिलीज होता है, यानी ओव्यूलेशन एक महीने एक ओवरी से, दूसरे महीने दूसरे ओवरी से, और ये 28 दिन का यदि साइकिल है तो ये 14th डे पर होता है, 14वें दिन पर होता है। अब कई बार पूछता है कि यदि 28 दिन का साइकिल है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बीच में हो गया 14वें दिन पर, लेकिन बहुत कम फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता है। ये अल्टरनेट मतलब चेंज होता रहता है, इसमें काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। किसी का 35 दिन का साइकिल मिलेगा, किसी फीमेल का 40 दिन का भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत वेरिएशन मिलते हैं। मान लीजिए यदि आपसे कोई कहे कि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज का है, 40 दिन का है, तो ओव्यूलेशन कब होगा? तो तब 14वें दिन नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि 14 तो होता है, लेकिन ये शुरू से फिक्स नहीं होता, ये लास्ट डे से फिक्स होता है। हमेशा 14वां दिन लास्ट से फिक्स होता है, लास्ट से कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यदि 40 दिन का साइकिल है तो उसमें से 14 माइनस करिए, 26th डे उसका ओव्यूलेशन होगा। इसी तरीके से यदि 35 डेज़ का साइकिल है तो 35 डेज़ में से लास्ट में से 14 माइनस करेंगे, शुरू में से नहीं, लास्ट में से 14 माइनस करेंगे तो 21st डे, 21वें दिन उसका ओव्यूलेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसकी मदद से आगे चलकर जब आप बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि सेफ मेथड और इनसेफ मेथड, सेफ और अनसेफ मेथड। तो सेफ मेथड वो मेथड होता है कि जिसमें आप बिना किसी प्रोटेक्शन के यदि कॉपुलेशन या मीटिंग करते हैं तो बच्चा होने के चांसेस नहीं होते। और अनसेफ पीरियड वो पीरियड होता है कि इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर फैमिली, इफ़ यू वांट टू प्लान योर फैमिली, तो उस वक्त आपको प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ेगी अनसेफ पीरियड में। क्योंकि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पूरे महीने में सिर्फ 6 या 7 दिन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा हो सकता है, बाकी दिनों में बच्चा होने के चांसेस या फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो ये था ओव्यूलेशन। और जो एक अच्छी चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है कि देखिए, ओव्यूलेशन तो हो गया, ओव्यूलेशन 14वें दिन हो गया जो कि लास्ट से फिक्स था। अब एग रिलीज़ हो गया जो कि सेकेंडरी ओसाइट की स्टेज में है। यदि स्पर्म इसको मिला तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन होगा, 9 महीने की प्रेगनेंसी रह जाएगी। लेकिन एक चांस हो सकता है क्या कि क्वार्टस ना हुआ हो, स्पर्म अवेलेबल ना हो, तो एग तो रिलीज़ हो गया। तो जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, एग रिलीज़ हुआ, तो ग्राफियन फॉलिकल जो फट गई थी, रप्चर हो गई थी, वो कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस लूटियम में। किसमें? कॉर्पस लूटियम में। याद रखिएगा कि लूटियम का वर्ड का मतलब होता है येलो कलर्ड। दो चीज़ें होती हैं, कॉर्पस लूटियम और एक कॉर्पस एल्बिकेंस। दोनों ही मतलब दोनों ही येलो कलर की होती है, और यहाँ पे लूटियम का मतलब होता है येलो। तो ओव्यूलेशन हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई, रप्चर होके एग रिलीज हुआ सेकेंडरी ओसाइट के स्टेज में, और ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो गई किस में? कॉर्पस लूटियम में। अब कॉर्पस लूटियम रहेगी या नहीं रहेगी, इसके 2 फ्यूचर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है फर्टिलाइजेशन पर। फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम अगले 9 महीने तक बनी रहेगी और हार्मोन सिक्रीट करेगी प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन सिक्रीट करेगी प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के 2 काम होते हैं, यूट्रस को काम रखना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करना ताकि अबॉर्शन ना हो,
और एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट वहाँ पर आए तो वो आराम से इम्प्लांट हो जाए। दूसरा केस हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, स्पर्म ना मिला हो एग को, तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और इसका डीजनरेशन 9th डे पर शुरू होता है और 14th डे पर कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा कि इसका डीजनरेशन 9th डे पर शुरू होकर 14th डे पर कंप्लीट हो जाता है, और ये एक स्कार के फॉर्म में बच जाती है, एक दाग के फॉर्म में बच जाती है, जिसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ये एवास्कुलर स्कार है। तो कुछ समझ में आया आपको या नहीं आया? चलिए, यदि नहीं भी आया तो एक बार क्विक रिव्यू यहाँ तक का करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, ब्रेस्ट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7895073474। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप प्लीज़ इस पे मुझसे संपर्क करें, आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। वल्वा, व्हाट इज सीन इन द पेल्विक रीजन इज कॉल्ड वल्वा। ये पेरिनियल एरिया के जस्ट अबव होता है, और इसमें फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं जो आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा जो कि स्क्रोटम के होमोलोगस होता है, लेबिया माइनोरा जो पेनाइल स्किन के होमोलोगस है, क्लाइटोरिस जो पेनिस के होमोलोगस है, यूरेथ्रा, वजाइना, हाइमेन एंड बार्थोलिन ग्लैंड। और बार्थोलिन ग्लैंड मेल के बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। मॉन्स प्यूबिस, इट इज़ अ लार्ज स्किन कवर्ड एरिया, इट लाइज ऑन द अपर साइड ऑफ वेस्टिब्यूल। और ये सबक्यूटेनियस फैट, इसमें फैट होती है इसलिए ये थिक होता है, और इस पर प्यूबर्टी पर प्यूबिक हेयर्स सबसे पहले अपीयर होते हैं। लेबिया मेजोरा, ये लिप लाइक वर्टिकल फोल्ड्स होते हैं जो कि हेरी स्किन से कवर होते हैं, और ये स्क्रोटम के होमोलोगस होते हैं। लेबिया माइनोरा, ये पिंक फ्लैप होते हैं बिलो लेबिया मेजोरा और होमोलोगस टू पेनाइल स्किन। और लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्लाइटोरिस, जैसे मेल में पेनिस होता है, सेम स्ट्रक्चर आपको फीमेल में भी मिलता है, और उसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस। ये स्मॉल होता है, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, इसमें भी इरेक्शन होता है, और ये सुपीरियर एंड ऑफ लेबिया माइनोरा पर मिलता है, और इसमें ग्लांस और प्रिप्यूस बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे मेल पेनिस में, और ये होमोलोगस होता है पेनिस के। बार्थोलिन ग्लैंड, ये दो होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, छोटे होते हैं, आइदर साइड ऑफ वजाइना, वजाइना के दोनों साइड होते हैं, वेस्टिब्यूल में खुलते हैं, और होमोलोगस होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बार्थोलिन ग्लैंड अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कॉइटस के दौरान वजाइना को लुब्रिकेट करता है। ये एक डायग्राम है जो आपको कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो कर रहा है। वजाइना सर्विक्स के द्वारा यूट्रस में खुल रही है, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब्स, फिम्ब्रिया, ओवरी, और ओवरी को बांधने वाले ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है जी। वजाइना, वजाइना कोलैप्सिबल होती है, हाईली डिस्टेंसिबल है, मस्कुलर ट्यूब है, सर्विक्स के द्वारा ये खुलती है यूट्रस में। इसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, और ये ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होती है, और ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल ऑफ वल्वा, वल्वा में खुलती है। यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो पेरिटोनियम होती है उस स्पेस को कहते हैं हम पाउच ऑफ डगलस, और इसमें इन्फेक्शन के दौरान, पेल्विक इन्फेक्शन के दौरान, जैसे पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, फ्री फ्लूइड बढ़ जाता है पाउच ऑफ डगलस में, जिसको हम अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। द पेरिटोनियल स्पेस बिटवीन यूट्रस एंड रेक्टम इज कॉल्ड पाउच ऑफ डगलस। पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इनर लेयर इज म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज़ हाईली फोल्डेड, वजाइना की जो इनर लेयर होती है वो हाईली फोल्डेड होती है। एपिथीलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। वजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं होता, लेकिन वो वेट जो होती है वो सर्विक्स और यूट्रस के सिक्रीशन की वजह से होती है। वजाइना में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि ग्लाइकोजन को फर्मेंट करके उसके मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक मीडियम हेल्पफुल होता है वजाइनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में।
यंग गर्ल्स में वजाइना पर एक कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की, जो कि उसे पार्टली कवर करती है, जिसे हाइमन कहते हैं, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स या स्पोर्ट्स के दौरान भी रप्चर हो जाती है, और फॉर्मिंग ऑफ न्यू हाइमन बाय सर्जरी इज कॉल्ड हाइमेनोप्लास्टी। आप एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि फीमेल्स में पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इतना कॉमन क्यों होता है? क्योंकि वजाइना के थ्रू इन्फेक्शन सर्विक्स से होता हुआ, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आपके एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विस में आराम से पहुंच सकता है, इसलिए फीमेल्स में पीआईडी बहुत कॉमन होता है। ठीक है जी। अगला टॉपिक आता है हमारा यूट्रस। लेमन लैंग्वेज में यूट्रस को वोम कहते हैं। वजाइना और यूट्रस को जोड़ता है सर्विक्स। यूट्रस के 3 लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम और अंदर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूट्रस की सबसे वास्कुलर लेयर है और हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही शेड होती है। यूट्रस इज पियर शेप्ड, मस्कुलर होता है, थिक वॉल्ड होता है, हॉलो होता है। इसकी कैविटी को यूट्राइन कैविटी कहते हैं, और लेटरल पेल्विक वॉल से इसे जो पेरिटोनियम जोड़ती है उसे मीजोवेरियम कहते हैं। यूट्रस का साइज़ होता है 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस कहते हैं फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर जुड़ती है उसके ऊपरी हिस्से को, और फंडस से सर्विक्स तक के बीच की बॉडी को कहते हैं बॉडी, और लोअर पार्ट जो वजाइना में खुलता है उसे कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स इज द स्मॉल ट्यूब दैट ओपन्स इनटू वजाइना वाया एक्सटर्नल ऑस। ये आपका यूट्रस है, ये वजाइना है, ये स्मॉल ट्यूब जो है ये सर्विक्स है, और अंदर के इसका जो होल है उसे कहते हैं इंटरनल ऑस, जबकि एक्सटर्नल ओपनिंग को कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द मोस्ट वास्कुलर लेयर, इट इज शेड ऑफ इन द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यूट्रस के काम होते हैं मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन, लेबर एंड पार्चुरेशन। ओविडक्ट। ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं, इनकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। जो यूट्रस के पास होता है इस्थमस, सबसे ब्रॉड पार्ट होता है एम्पुला, फिम्ब्रिया जिसमें होती हैं वो इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम होता है ओवरी के पास, और फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में। ये 2 होती हैं, राइट और लेफ्ट, 10 से 12 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। इनर लाइनिंग इनकी सीलिएटेड होती है ताकि ओवम को आराम से यूट्रस की तरफ को धकेला जा सके। 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। इस्थमस यूट्रस के पास और इन्फंडिबुलम होता है ओवरी के पास। फ्री एंड हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, और इनके काम होते हैं फैलोपियन ट्यूब के टू रिसीव ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड टू कन्वे द फर्टिलाइज्ड ओवम टू द यूट्रस। इंडिया में फैलोपियन ट्यूब बंद होने की वजह से फीमेल्स में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन होती है, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को पता करने के लिए कि वो खुली है या नहीं, जो हम प्रोसेस अपनाते हैं उसे कहते हैं हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राफी। ओवरी। ओवरी में 2 लिगामेंट होते हैं जो उसे लेटरल एब्डोमिनल वॉल से जोड़ता है मीसोवेरियम, और यूट्रस से जो जोड़ता है वो होता है ओवेरियन लिगामेंट। ओवरी पेल्विस में होती है, ये बादाम के आकार की होती है, आलमंड साइज, फ्लैट होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। एडल्ट फीमेल में इसका वेट होता है 15 ग्राम। 3 लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर पेरिटोनियम, बीच की जर्मिनल एपिथेलियम और अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओवरी को 2 भागों में बांटा जाता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, और जहाँ से आर्टरीज और वेन्स एंट्री करती हैं उसे कहते हैं हाइलम। सारी की सारी जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्राफियन फॉलिकल, ये कॉर्टेक्स में मिलती हैं, मेडुला में नहीं मिलती। मीजोवेरियम अटैचेस द ओवरी विद लेटरल एब्डोमिनल वॉल। हाइलम इज द रूट वेयर arteries and veins enter. Cortex has different stages of ovarian follicles, and most abundant is primordial follicle और most mature is Graafian follicle. Ovulation में जो रप्चर करती है वो कौन सी होती है? Graafian follicle. फुली डेवलप्ड जो होती है उसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल में ओगोनियम और स्पिंडल सेल्स, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट, क्यूबॉइडल सेल्स, और सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट,
जोना पेलुसिडा और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होते हैं। याद रखिए जोना पेलुसिडा एक ए सेलुलर लेयर है, इसमें कोई सेल नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के जमा होने से बनता है। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम आपके सामने है। सबसे अंदर सेकेंडरी ओसाइट, उसके बाहर एक कवरिंग है जो कि ए सेलुलर है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को कवर करते हुए कोरोना रेडिएटा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपकी। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर की ओर मल्टी लेयर्ड होती हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, जो कि एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और कोरोना रेडिएटा को जोड़ने वाला ब्रिज क्यूमुलस ओफोरिकस, जिसे जर्म हिल भी कहते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर दो लेयर्स, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन सिक्रीट करती है। तो फीमेल्स में एंड्रोजन्स का जो सोर्स होता है वो होता है थीका इंटरना। Cavity of Graafian follicle, antrum. It has secondary oocyte. Covering of egg, Zona pellucida, which is non-cellular or acellular. Outer to Zona pellucida covering मिलती है corona radiata. Antrum is lined by membrana granulosa. membrana granulosa बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। क्यूमुलस ओफोरिकस membrana granulosa और कोरोना रेडिएटा को जोड़ता है और इसे जर्म हिल भी कहते हैं। थीका एक्सटर्ना फाइब्रस होती है जबकि थीका इंटरना वास्कुलर होती है और ये एंड्रोजन सिक्रीट करती है। ठीक है, याद रखिए थीका इंटरना पर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी का काम करता है जो एंड्रोजन बनाता है। जब ये एंड्रोजन ग्रेनुलोसा सेल में पहुंचते हैं तो वहां पर एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में बदल दिया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं एरोमेटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंड्रोजन्स आर कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ एरोमेटाइजेशन। नेचुरली अक्रिंग एस्ट्रोजन 3 होते हैं, एस्ट्रेडियोल जो कि मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, एस्टेरॉन और एस्ट्रियोल जो कि वीकेस्ट फॉर्म है। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड एंड ग्राफियन फॉलिकल टर्न्स इनटू कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम रहेगी या नहीं रहेगी ये डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन पर। ओव्यूलेशन, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये 14वें दिन होता है लेकिन ये लास्ट से फिक्स होता है, शुरू से फिक्स नहीं होता। और ओव्यूलेशन LH सर्ज की वजह से होता है। 14वें दिन के करीब LH की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है जिसे LH सर्ज कहते हैं और इसी की वजह से ग्राफियन फॉलिकल फटती है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वो ओव्यूलेशन को ही प्रिवेंट करती हैं। इन ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड बट मियोसिस फर्स्ट इज अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम oogenesis पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने में मियोसिस 1 और सेकेंडरी oocyte से ootyte बनने में मियोसिस 2 होता है। लेकिन क्योंकि सेकेंडरी oocyte ही है अंदर, अभी ootyte नहीं बना तो मियोसिस 2 तो हुआ ही नहीं होगा, तो मियोसिस 1 भी पूरा नहीं होता। मियोसिस 1 भी प्रोफेज 1 स्टेज पर अरेस्ट हो जाता है और ये प्रोसेस तब शुरू होता है जब इसमें स्पर्म एंट्री करता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तब मियोसिस कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कॉर्पस लूटियम, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल टर्न्स इनटू कॉर्पस लूटियम, इट इज़ येलो कलर्ड, इट्स फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द फर्टिलाइजेशन। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये डिजनरेट कर जाता है। 9वें दिन से शुरू होता है डिजनरेशन, 14वें दिन कंप्लीट होता है और ये कॉर्पस एल्बिकेंस के रूप में बच जाता है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम अगले कुछ महीने तक, लगभग 9 महीने तक रहता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है और प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को रोककर एबॉर्शन को प्रिवेंट करता है और एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है ताकि इम्प्लांटेशन आसानी से हो सके। उसके बाद कॉर्पस एल्बिकेंस, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर तो ये बनती है और वास्कुलर येलो स्कार होता है। एट्रेटिक फॉलिकल, सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत से फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं लेकिन रप्चर सिर्फ एक होता है और बाकी डीजनरेट हो जाते हैं और इन डीजनरेटिंग फॉलिकल्स को ही हम कहते हैं एट्रेटिक फॉलिकल। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। अगला टॉपिक हम लेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल और बर्थ कंट्रोल के मेथड्स। टॉपिक अभी लंबा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी कल या परसों डालूंगा जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी एनाटॉमी को कंप्लीट करेंगे और
में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म करके किसी अगले सिस्टम पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।